हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्लियर है? तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कहाँ से ये सब बातें आई, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो एंशिएंट ग्रीक और इंडियन फिलोसफर्स जो थे वो अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर के बारे में बहुत बातें कर रहे थे। तो अराउंड 500 BC एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कनड। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग मैटर, जिनको उन्होंने पदार्थ बोला, उसको अगर हम लोग डिवाइड करते चले जाए तो एक ऐसा स्टेज आएगा जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, और उसको उन्होंने क्या बोल दिया? परमाणु। क्या बोल दिया उन्होंने? परमाणु। बट एक और इंडियन ही फिलोसफर्स थे जिनका नाम था पकुडा काटियायामा। उन्होंने क्या बोला कि जो ये परमाणु है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उनसे भी बात नहीं बनी। तो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस को देखना शुरू किया, और वहां से एक कंसेप्ट लाना शुरू किया कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते होंगे। तो इस चीज में सबसे पहले जो महारत हासिल किए उनका नाम था एंटोनी एल लेवोइसियर, जिनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसके थ्रू उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट्स कंबाइन करके जो कंपाउंड्स बनाएंगे वो दो लॉ को फॉलो करेंगे, और उनको उन्होंने क्या बोल दिया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इनके साथ एक और थे, उनका भी नाम हम लोग याद रखेंगे। उनका नाम था जोसेफ एल प्रॉस्ट। क्या नाम था उनका? जोसेफ एल प्रॉस्ट। तो उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स जो कंबाइन करेंगे वो दो लॉ को फॉलो करेंगे। पहला लॉ को उन्होंने क्या बोला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकेंड लॉ को बोल दिया उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर है? तो बारी बारी से हम दोनों लॉ को पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? तो हम लोग अभी पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वहाँ पे क्या था? मोमेंटम कंजर्व हो रहा था। तो मैंने बताया था कि जब भी कंजर्वेशन वर्ड आए तो डिफाइन कैसे करना है? इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही बोला गया था। तो यहाँ मास है तो लिखेंगे मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम लोग ना बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यही होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बना रहे हैं तो जब कंबाइन करेंगे तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि C+O2 गिव्स आउट CO2। तो कार्बन का मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो 2 × 16 तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम। तो ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट्स जो कंबाइन करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स के मास कितने आ गए? 44 ग्राम। यानी प्रोडक्ट का भी जो मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 44 ग्राम। प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है तो ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का मास देखिए, कार्बन यानी 12, ऑक्सीजन 2 है तो 2 × 16 तो 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम। तो देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यही था उनका फर्स्ट लॉ कि जब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे या केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा, और उस लॉ को उन्होंने बोल दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? आया पहला लॉ समझ में? क्या है पहला लॉ? कि रिएक्टेंट के टोटल मास का सम बराबर प्रोडक्ट के टोटल मास का सम। क्लियर है? सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये क्या बोलता है कि इन ए प्योर केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब क्या होगा कि अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो किस रेशियो में होंगे? फिक्स रेशियो में होंगे। किसका फिक्स रेशियो? उनके मास का फिक्स रेशियो। या ऐसे भी बोलते हैं कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड कंटेन सेम एलिमेंट्स इन द फिक्स रेशियो बाय मास। अगर कोई कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो किस रेशियो में होंगे? फिक्स रेशियो। किसके फिक्स रेशियो? उनके मास के। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। तो यहाँ पे H2 यानी कि एक हाइड्रोजन,
1, तो ये 2H2 होगा बैलेंस करने पे। तो ये होगा एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन यानी 2, और कितने हैं तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन 2 × 16, तो ये कितना है 4, और ये कितना आ गया 32। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन करके वाटर बना रहे होंगे, तो उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, तो रेशियो हम लोग निकालेंगे तो 4/32 यानी कि 1/8, यानी 1:8। यानी वाटर का जब भी फॉर्मेशन करना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस रेशियो में लेके चलना होगा 1:8 में। तो सेकेंड लॉ भी क्लियर है हम लोग का कि एलिमेंट्स जो कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाएंगे तो उनके जो एलिमेंट्स के मास का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा 1:8 होगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं C+O2 का बात करते हैं, तो कार्बन 12 है और ऑक्सीजन कितना है 32, तो इसका रेशियो जो होता हमेशा क्या होता 3:8। क्या होता 3:8, यानी कि 3 ग्राम कार्बन में 8 ग्राम हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है किसका, उनके मास का। क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो मास जो एलिमेंट्स के मास होंगे वो किस रेशियो में होंगे, फिक्स रेशियो में। तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जब वाटर बनाएंगे तो उनका रेशियो क्या होगा 1:8। क्लियर है दोनों लॉ। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ भी देख लेते हैं, तो 2 × 2 प्लस 16, तो 16 2 18, 18, 2 × 18 = 36, और यहाँ पे 32 + 4 = 36। तो देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ भी आ रहा है। तो उन्होंने यही बोला कि जब एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो इन 2 लॉ को जरूर वो फॉलो करेंगे। क्लियर है, ये बात बोली किसने थी, तो एंटोनी एल लवोसियर ने, जिनको किस नाम से जानते हैं हम लोग, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्लियर है हम लोग का दोनों लॉ, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में कुछ बातें बोली, जिनको हम लोग जानते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से। क्लियर है, ये क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू मीन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये क्या है, थ्योरी है जो किसके बारे में दिया गया है, एटम्स के बारे में। किसके बारे में, एटम्स के बारे में। तो उन्होंने क्या क्या बातें बोली एटम्स के बारे में, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने कितनी बातें बोली थी, 6 बातें बोली थी। पहला बात उन्होंने बोला कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो कोई भी मैटर है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स। क्लियर है, तो किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है उन्होंने उसको क्या नाम बोल दिया, एटम्स बोल दिया। क्लियर है, विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर है, पहला कि कोई भी मैटर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं एटम्स। क्लियर है, फिर बोला उन्होंने एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी एटम्स जो है वो क्या है, इनडिविजिबल, मतलब उसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो पहला ही लाइन का तो ये क्या है, एप्लीकेशन बोल सकते हैं उसको कि एटम जो है मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। तो सबसे छोटा पार्टिकल है तो डिवाइड तो होगा नहीं, कि डिवाइड कर सकते हो उसको, नहीं कर सकते हैं। तो उसी को सेकंड पॉइंट उन्होंने बना दिया कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ना ही इसको हम लोग बना सकते हैं, ना ही हम लोग बिगाड़ सकते हैं। कहाँ पे, एक केमिकल रिएक्शन में। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी पढ़े थे हम लोग कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम अगर क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता तभी तो मास क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता। तो मास क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, यानी एटम्स भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में। क्लियर है, सेकेंड पॉइंट क्लियर है हम लोग का। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी गिवन एलिमेंट का जो मास और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। क्लियर है, उसकी तरह दूसरा किसी और का नहीं होगा। क्लियर है, किसी भी गिवन एलिमेंट का मास और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो किसी और एलिमेंट का नहीं होगा, इन्होंने ऐसा बोला। क्लियर है, फिर क्या बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनका मास अलग होगा और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, अलग होगा। क्लियर है,
आइडेंटिकल होगा तो मास और उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, गिवन एलिमेंट का, किसी भी गिवन एलिमेंट का मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन डिफरेंट आइटम्स का जो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। सिंपल सी बात है, अगर दो डिफरेंट आइटम है तो उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग होगा। नेक्स्ट है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी कि एटम्स जो कंबाइन करेंगे वो स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन करेंगे, क्या बनाने के लिए, कंपाउंड्स। जैसे वाटर जो बनता है वो कैसे बनेगा, H2 + O2 गिव्स आउट H2O, तो 2 और 2 यानी हाइड्रोजन गैस कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो ये 2:1 में कंबाइन करेंगे। तो ये 2:1 क्या है, होल नंबर है, 2 और 1 क्या है हमारे, होल नंबर है। तो हमेशा ये होल नंबर के फॉर्म में कंबाइन करेंगे, फ्रैक्शंस में कंबाइन नहीं करेंगे। उनके कहने का मतलब ये था। क्लियर है, आया समझ में कि जो एटम्स से मिल करके जो कंपाउंड्स बनेंगे, तो एटम्स जो कंबाइन करेंगे वो सिंपलेस्ट होल नंबर में कंबाइन करेंगे, 2:1 में ये कंबाइन करेंगे। अगर ये कटने वाला होगा तो उसको कटा देंगे हम लोग। सपोज अगर 4 ले लेते और ये 2 होता तो इसको 2 1 2 2 2 4, तो रेशियो क्या होता 2:1। तो हमेशा वो किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में। क्लियर है, आ रहा समझ में। यानी हमें देखना होगा कि कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको हमें हटा देना होगा, कटा देना होगा। क्लियर है, आ रहा समझ में। इस लाइन का मतलब समझ में है, सिंपलेस्ट होल नंबर। क्लियर है, जो एटम्स कंबाइन करेंगे वो किस में करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर में। नेक्स्ट है द रिलेटिव नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी गिवन कंपाउंड में जो एटम्स के नंबर हैं, रिलेटिव नंबर हैं, वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसे वाटर की बात कर ले तो वाटर में हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो एलिमेंट क्या होंगे इसमें, एटम्स क्या होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो किस रेशियो में होंगे, 2:1 में होंगे। यानी उनका नंबर हमेशा 2:1 के फॉर्म में होगा, वो कांस्टेंट होगा। जब भी वाटर बनाना होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में होंगे, 2:1। उनका रिलेटिव नंबर क्या होगा, 2:1। और टाइप्स ऑफ एटम क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है, तो वाटर जो कंपाउंड बना वो किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उनका रिलेटिव नंबर क्या है, 2 और 1। तो कभी भी वाटर बनाना होगा तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके चलने होंगे, और उनका नंबर क्या होगा, 2 और 1। क्लियर है, तो ये बातें इन्होंने बोल दी, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से। नेक्स्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। पहला जो ड्रॉबैक था वो क्या था कि एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल है, ऐसा डाल्टन ने बोल दिया। लेकिन फर्दर हमें पता चला एटम्स जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो उन्होंने बोला था कि एटम्स इनडिविजिबल है, ये चीज़ गलत हो गया। तो पहला ड्रॉबैक यहीं पे आ गया कि एटम्स भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फिर उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट देखा गया कि क्लोरीन जो है वो उसका एटॉमिक मास 35 भी होता है और 37 भी होता है। तो आइडेंटिकल एटम्स के डिफरेंट मास पाए गए, और इसको हम लोग बोल दिए आइसोटोप्स। इसको हम लोग क्या बोल दिए, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है, एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये चीज़ हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं, तो वहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे। वैसे आपको दिमाग में रहना है आइसोटोप्स क्या होता है, एटम्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर अलग होते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पर देखा गया कि आर्गन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, उसका मास नंबर 40 है, और कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 20 बट मास नंबर उसका भी क्या है, 40 है। तो 2 डिफरेंट एटम्स के मास नंबर क्या हो गए, सेम। ये भी उनका ड्रॉबैक आ गया, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। कैसे डिफाइन करेंगे, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर क्या है, सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये भी चीज़ हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर है, तो ये था हम लोग का डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और ये थे इनके ड्रॉबैक्स। ये क्या थे हमारे ड्रॉबैक्स, किसके ड्रॉबैक्स हैं, ये डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का।
क्लियर है। तो इस चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर कोई आपसे पूछ दे कि ड्रॉबैक क्या था, तो पहला बोलेंगे कि उन्होंने बोला था इंडिविजुअल है बट वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। फिर बोले थे कि आइडेंटिकल होगा तो उसका मास और प्रॉपर्टीज सेम होंगे, लेकिन आइडेंटिकल एलिमेंट्स के मास अलग आ गए थे, जिसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। फिर बोले थे डिफरेंट होंगे तो उनका मास डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट होने के बाद भी मास क्या आ गया था, सेम, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोबर्स। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।